नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। 8th स्टैंडर्ड से ही हम अलजेब्रा के बारे में काफी कुछ पढ़ते आ रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में आए, हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर ही हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में आए तो हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, इक्वेशन और पॉलिनोमियल, इन चारों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल क्या होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इन सबके डिफरेंस से। तो चलिए देखिए, हमारा आज का जो मेन कंसेप्ट है उसको शुरू करने से पहले इन 4 टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन चारों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है एक्सप्रेशन। जो भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4x, 2xy प्लस 7, x रेज टू पावर 1/3, 4x रेज टू पावर 1/2 प्लस 5। ये सभी जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये क्या हैं? एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। अब इक्वेशन किसको कहते हैं? जब हम किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करते हैं, यानी कि मैं पहले 2 एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रही हूँ, बीच में साइन लगाया है इक्वल का, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो नॉन ज़ीरो हो, तो हम किसी एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो वो भी एक इक्वेशन होगी। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। जब 2 एक्सप्रेशंस को इक्वेट किया जाता है तो हमें मिलती है इक्वेशन। अब आइडेंटिटीज़ क्या है? हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 8th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हमने सीखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह की आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। क्या फ़र्क है इक्वेशन और आइडेंटिटी में? आइडेंटिटी इक्वेशन भी हो सकती है, इक्वेशन तो है ही, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो सब इक्वेशंस हैं, लेकिन सारी इक्वेशंस आइडेंटिटी नहीं बन सकती। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, जो आइडेंटिटीज़ हैं वो प्रूव्ड हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 2 आइडेंटिटी लिखी हैं, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर a और b, यानी कि a और b की आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा ट्रू होंगी। लेकिन इक्वेशन जो है, जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की 1 या 2 वैल्यू ही मिलेंगी, यानी कि 1 या 2 वैल्यूज़ के ऊपर ये ट्रू होंगी, यानी कि कुछ वैल्यूज़ के ऊपर ही जो इक्वेशंस हैं वो ट्रू होती हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो सभी वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू होती हैं। तो इसीलिए आइडेंटिटी और इक्वेशन में सिर्फ ये डिफरेंस है। अब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अभी हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा, एक्सप्रेशन की ही एक फॉर्म है पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन में हमने एक सेकंड एक्सप्रेशन लिखा था 2xy प्लस 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल थे हमारे पास, x और y, लेकिन पॉलिनोमियल क्या है? सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर आपको मिलेगी और उसको हम लिखेंगे px की फॉर्म में, यानी कि हमारी जो पॉलिनोमियल है किसी वेरिएबल x के ऊपर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 5, और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3।
क्लियर है। अगर मैं ये लिखूँ 2x की पावर 1/3 प्लस 7, क्या ये भी एक पॉलिनॉमियल होगी? नो, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ पे पॉलिनॉमियल होने के लिए जो भी हमारा वेरिएबल है x, इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर क्या थी? 1/3 थी, तो इसीलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पॉलिनॉमियल के लिए आप जैसे ये पहली हमने पॉलिनॉमियल लिखी है 2x प्लस 5, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x की पावर क्या है? 1 है। सेकेंड पॉलिनॉमियल में आप देख रहे हैं x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 3 एक कॉन्स्टेंट टर्म है और 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो यानी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है वहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है, तो वो भी एक होल नंबर है। तो पॉलिनॉमियल की पहली कंडीशन ये है कि जिस वेरिएबल के अंदर भी ये लिखी जाएगी उस वेरिएबल की पावर्स होल नंबर होनी चाहिए, और साथ में जो उनके कॉफिशिएंट्स हैं, चाहे वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है या कॉन्स्टेंट टर्म या फिर कॉन्स्टेंट टर्म है, ये सभी क्या होने चाहिए? रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो पॉलिनॉमियल की एक जनरल फॉर्म है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टिल an(x) की पावर n। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है पॉलिनॉमियल की, जिसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? n है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनॉमियल की उसको हम डिग्री कहते हैं, वो लीड करती है उस पॉलिनॉमियल को। और इसमें जो ये a0s हैं, a0, a1 अप टिल an, ये सारे क्या होंगे? रियल वैल्यूज़ होंगी। और पॉलिनॉमियल की भी कई टाइप्स हैं। पॉलिनॉमियल की फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल कैसी होती हैं? जैसे कि 2x प्लस 5, 7x। वैसे इसकी हम जनरल फॉर्म ये लिख सकते हैं ax प्लस b, यानी कि x का जो कॉफिशिएंट है a, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर वो पॉलिनॉमियल लीनियर नहीं होगी, फिर वो एक कांस्टेंट बन जाएगी, क्योंकि b वहाँ पे रह जाएगा। तो b क्या है? एक कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम नोट करेंगे a और b ये दोनों क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यूज़, और a नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और लीनियर पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में एक चीज़ और है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1। सेकेंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसी होती है? जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a नॉन ज़ीरो होना चाहिए और a b c तीनों क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यूज़। क्योंकि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो गया तो फिर ये कौन सी पॉलिनॉमियल बन जाएगी? लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए ज़रूरी है कि a नॉन ज़ीरो हो। और साथ में हम ये भी नोट करेंगे एक्स स्क्वायर की पावर से बाकी जो पावर्स हैं वो छोटी अलाउड है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 2 पावर से ज़्यादा वाली पावर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इसमें। अगर इसमें x की पावर 3 आ गई तो वो पॉलिनॉमियल बन जाएगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैसी होंगी? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें a नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लीडिंग टर्म कौन सी है? x क्यूब। हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए क्यूबिक में, तो a की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे a b c d ये चारों क्या होंगे? रियल वैल्यूज़ होंगी। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसी होती हैं? जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें हमारे पास x की जो टर्म है वो नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए ये ज़रूरी है कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो। क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऐसे होंगी जैसे 3x की पावर 3, 5x प्लस 7,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म का होना या ना होना कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन एक्स क्यूब की टर्म का होना मैटर करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी जनरल फॉर्म थी क्यूबिक की वो क्या थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि इसमें मैक्सिमम जो टर्म्स हैं वो आपको कितनी नज़र आ रही हैं, 4 आ रही हैं नज़र। एक तो कांस्टेंट टर्म है, 1 पावर वाली टर्म है, 2 पावर वाली टर्म है और 3 पावर वाली टर्म है। तो ये थी पॉलिनोमियल्स। इसके बाद और भी पॉलिनोमियल्स हैं। अगर पावर हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 होगी तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, और 4 पावर्स के बाद वाली सभी पॉलिनोमियल्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये थी सारी पॉलिनोमियल्स। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस की टाइप्स के बारे में। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन वो क्या होंगी। तो लीनियर इक्वेशन में आप देखेंगे कुछ आपको ऐसे नज़र आएगा, 2x + 5 = 0, 7x + 9 = 3x + 4। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। हमारी सिचुएशन वही है, कंडीशन वही है कि जो हाईएस्ट पावर है, अगर तो लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं तो हाईएस्ट पावर 1 हमें मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो, 7x + 9 = 7x + 4, फिर ये इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें 7x वाली जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। वैसे भी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर 9 और 4 इक्वल नहीं होंगी। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, ax² + bx + c = 0। तो आज हमारा जो मेन कंसेप्ट है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वही कंडीशन है, a नॉन ज़ीरो होना चाहिए, a b c तीनों हमारे पास रियल नंबर्स होने चाहिए। हाँ जी, इस तरह आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इन चारों में डिफरेंस करना सीख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस कई तरह की होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और कई तरह से इक्वेशंस। लेकिन इनमें हम स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने 3 मेथड सीखे थे। पहला मेथड था फैक्टर मेथड, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड हमारा प्रोसीजर था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b ± √d / 2a। तो यहाँ पर d क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, b² - 4ac। तो हमारे सामने 3 सिचुएशन बनती थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। हमने कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। सेकेंड सिचुएशन थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 है तब हमारे पास जो रूट्स आते थे वो क्या आते थे, रियल एंड इक्वल। थर्ड सिचुएशन थी जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कहा इस इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि रूट्स तो है लेकिन वो रियल नहीं होंगे। तो फिर वो क्या होंगे, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में क्यों अटक जाते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आते थे जैसे कि -1 √ -2 √ -3 √ हमें कोई आइडिया नहीं था कि इन नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफाइन किया था -1 √ को आयोटा के साथ। तो आयोटा से ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत हुई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है a + आयोटा b की फॉर्म में। वहां पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा की वैल्यू होती है -1 √ तो हम देखते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिकेशन जिनमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो उनके रूट्स कैसे हों। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिकेशन ऐसी है ax² + bx + c = 0, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था,
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन रूट डिवाइडेड बाय 2a। जब हमने ये डिस्कस किया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब अगर हम इस इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो जो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर हमारे पास आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें पता है -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा टर्म के। तो हम ये कह सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इन अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2a। क्योंकि अब हमारे पास माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसीलिए उसका अंडर रूट हमने सेपरेट कर दिया और -1 अंडर रूट की वैल्यू आयोटा फिल कर दी। तो इस तरह हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c उसकी हमें दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ मिली हैं। पहली कॉम्प्लेक्स वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इन रूट आयोटा डिवाइड बाय 2a। तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन के साथ माइनस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इन रूट डिवाइड बाय 2a। हाँ जी, इस तरह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया। आपने देखा कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उनके रूट्स कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में। क्या आपने एक बात नोट की, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास a प्लस आयोटा b आया है तो उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट क्या आया है, a माइनस आयोटा b, यानी कि वो एक दूसरे का कंजुगेट होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स में से एक कॉम्प्लेक्स रूट है 3 प्लस 4 आयोटा, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट क्या होगा, तो आपको वहां पे इमीडिएट समझ आना चाहिए उसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट उसका कंजुगेट होगा। तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सॉल्व x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही काफ़ी आसान है। x² की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, -7, क्योंकि जो +7 है राइट हैंड साइड पर जाकर उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी -7। अब क्योंकि यहाँ पर x² है, स्क्वायर को जब हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो वो बन जाता है अंडर रूट और हमारे पास आएंगे दो साइन प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √7। अब माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, तो इसीलिए x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस √7 आयोटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे हमें दो रूट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सोल्व x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन रूट डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमारे पास -3 आई जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स को। b की वैल्यू फिल कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है -√3 2a। तो यहाँ पे
-3 रूट को हम लिखेंगे √3 आयोटा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या है -1 अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स रूट है -1 + 3 आयोटा, जो डिवाइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 है, वो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेटली लिख सकते हैं। और सेकेंड रूट है -1/2 - 3/2 आयोटा। तो ये थे x² + x + 1 = 0 के दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब आप इन कॉम्प्लेक्स रूट्स को ध्यान से देखें। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स रूट है ये कैसी फॉर्म में है, a + आयोटा b, और इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो क्या आता है, a - आयोटा b। तो इस कॉम्प्लेक्स रूट का कंजुगेट हमारे पास ये है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना होता है कंजुगेट में। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल तो काफ़ी इजी थी, क्योंकि वो एक सिंपल क्वाड्रेटिकेशन थी जिसमें a b c हमारे पास ऐसी रियल वैल्यूज थी जो रैशनल थी। लेकिन अब हमारे पास x² का कोफिशिएंट इरेशनल है, कांस्टेंट टर्म इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के एक बार तो घबराहट सी होती है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। इसमें भी हम a b c की वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है √5। तो यहाँ पे भी हमारा वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b + -b² - 4ac √, डिवाइड बाय 2a। तो अगर आप यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे तो देखते हैं वो वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। b की वैल्यू है 1, 4ac, a और c इन दोनों की वैल्यूज़ हैं √5। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। जब √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें नंबर मिलता है 5। तो 1 - 20 = -19। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि इस इक्वेशन के भी जो रूट्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ फिलअप कर रहे हैं। b की वैल्यू है 1। अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लिया, -19 अंडर रूट 2a, a की वैल्यू है √5। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, -1 ± √19 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 √5। आप चाहें तो √5 को रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज विद √5। तो हमने √5 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी -√5 ±। अब क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी पावर सेम हो जाती है। तो ये 19 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 95 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में टर्म क्या आएगी, 2 × √5 × √5, तो ये वैल्यू आएगी 10, जो कि हम रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेटली लिख रहे हैं। तो इस तरह हमें दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले हैं। अब हमारे सामने एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें कांस्टेंट पार्ट कैसा हमें नज़र आ रहा है, 1/√2। तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो हम एलसीएम में लेंगे। एलसीएम में भी ले सकते हैं या फिर उस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी डिनोमिनेटर के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है √2 × x² + x + 1/√2 = 0 × √2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, √2x² √2x + 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में 1/√2 है, तो ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 × समथिंग
0। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है √2 और c की वैल्यू क्या है 1। तो इस इक्वेशन में भी पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² माइनस 4ac, b² यानी कि √2 का स्क्वायर, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 1। √2 का स्क्वायर होगा 2। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व होकर आया है। लेकिन हमें पता है कि जो 4 है वो टर्म 2 से तो बड़ी है और 4 को वैसे भी √2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म 2 से ग्रेटर है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है वो एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, माइनस b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है √2 और √d, अब √d हमारे पास क्या है √2 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 2a। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी माइनस इंटू -2 प्लस 4√2। तो इस तरह ये जो -1 बाहर है इसको हम आयोटा फॉर्म देंगे तो हमें रूट्स मिल रहे हैं -√2 -2 प्लस 4√2 इन अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाय √2 इंटू 2। तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है चाहे तो आप वहाँ से √2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो जब √2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस इन अंडर रूट -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इस तरह ये x की दो वैल्यूज़ जो आई हैं वो किस फॉर्म में आई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज हमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया जिनको हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। वो इक्वेशंस क्या थी जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था, तो ऐसी इक्वेशंस में हमने कह दिया था कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने उन इक्वेशंस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रूट्स निकालना सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने ये लेक्चर पूरे ध्यान से देखा होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो उनकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।